नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से आ गए एक नया वीडियो लेकर कि यहाँ पे कंपनीज़ को कोटा कैसे मिलता है। कोटा इन द सेंस एक्सपैट्रिएट्स के लिए कोटा कैसे मिलता है। अब पॉइंट आता है कि ये हमारे लिए क्यों जानना ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कंपनीज़ को कोई एक्सपैट्रिएट कोटा मिलता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सपैट्रिएट्स वो होते हैं जो दूसरी कंट्री से आते हैं। जब कोटा मिलता है तभी वो एक्सपैट्रिएट्स को जॉब ऑफ़र करते हैं और एम्प्लॉयज़ का जानना ये ज़रूरी होता है कि उनके पास वो कोटा है कि नहीं, बिकॉज़ अब धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है। अगर आपका जॉब ऑफ़र उस कोटा के अकॉर्डिंग नहीं है तो कल को आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे कोई कंपनी एक्सपैट कोटा अपने लिए लेती है जिससे कि वो एक्सपैट्रिएट को बुलाती है। तो उस वैसे बेसिकली पहले काफ़ी इजी था और काफ़ी आसानी से अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे बिज़नेस शुरू कर चुके हैं तो आप आसानी से एक्सपैट्रिएट को ला सकते थे। लेकिन जब 2014 के बाद ऑयल क्राइसिस शुरू हुई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा तो उसके बाद एक्सपैट कोटा में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं पॉलिसी में। 2016 के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो नेटिव हैं उसके ऊपर कितने आप मैक्सिमम एक्सपैट्रिएट रख सकते हैं और किस डेजिग्नेशन पे रख सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी चेंजेस आए हैं जो कि 16 से लेके और 17 तक रिव्यू भी हुए और उनमें कुछ चेंजेस फिर फर्दर इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। तो एक कंपनी कैसे अपने लिए कोटा लेती है, इसमें उसे एक तो उसे खुद के अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने पड़ते हैं जिसमें वो टैक्सेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। और जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करती है तो वो डिटेल्स देती है कि उसके पास एग्जिस्टिंग कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सपैट्रिएट नॉन एक्सपैट्रिएट, और फिर उसके बाद उसे कौन कौन से प्रोफाइल पे एक्सपैट्रिएट चाहिए हैं। तो जैसे जो किसी भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है अपने डॉक्यूमेंट्स की, जिसके बेसिस पे उसे ये एक्सपैट कोटा एक्सपैट कोटा बनेगा उसका, जिससे वो किसी इमिग्रेंट को लेके आ सकती है यहाँ पे। तो उसमें उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कितनी एक्सपैट कोटा की पोजीशंस हैं, किस डेजिग्नेशन पे और किस स्किल लेवल पे वो आ रही हैं, क्या उनके एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, ये उसे सबमिट करना पड़ता है। फिर उनके जॉब टाइटल्स क्या होंगे, क्योंकि आपका जो आइडियली जो आपका जॉब टाइटल कोटा में है वही आपका अपॉइंटमेंट लेटर में होना चाहिए और वही आपका ग्राउंड पे जॉब भी होना चाहिए अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो। फिर टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट कंपनी का, उसके बाद उसका प्रपोज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए कि जो एक्सपैट्रिएट यहाँ पे आएगा वो लोकल क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा जिससे कि जो लोकल नेटिव हैं उनकी स्किल्स डेवलप हो ताकि फ्यूचर में वो उस जॉब को कर सकें। तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। ये डिपेंड करता है, ये एक तरीके से फुल सिस्टमेटिक प्रोसीजर नहीं है। इसमें जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है HMI, उसके डिस्क्रिप्शन पे भी होता है कि वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। उस केस में अगर वो सेटिस्फाइड है डॉक्यूमेंट से और प्रायर हिस्ट्री भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रही है, ट्रांसपेरेंट रही है, तो वो इजीली दे देते हैं, अदरवाइज़ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद फिर जो है HMI कंपनीज़ को एक कोटा अप्रूवल देती हैं जिसमें दो तरह के कोटा होते हैं। एक तो होता है STR जो कि जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट टू रेगुलाइजेशन, और दूसरा होता है PUR जिसमें कि जो ड्यूरेशन है कोटे की वो काफ़ी लेंथी होती है। एक कोटा 2 साल में रिन्यूएबल होता है और एक 10 साल के लिए होता है। जो 10 साल के लिए होता है उसमें जैसे MD GM या CEO के प्रोफाइल होते हैं, और जो हर 2 साल में रिन्यूएबल होता है वो कोटा होता है जिसमें कि आप मिडिल मैनेजमेंट की प्रोफाइल्स को रख सकते हैं। अगर आप STR वीज़ा ले लेते हैं उसके बाद आपको ऑब्टेन करना पड़ता है, एक मैंडेटरी है जिसे कंबाइंड एक्सपैट्रिएट रेजिडेंस परमिट एंड एलियंस कार्ड बोलते हैं, जिसे यहाँ पे सरपैक बोलते हैं। ये कुछ सिमिलर वैसा ही है जैसे कि सऊदी में इकामा कार्ड होता है, जो कि आपको यहाँ पे लोकली काम करने के लिए इनेबल करता है। अब उसमें कुछ इश्यूज़ रहे हैं बीच में, जो 2016 से पहले काफ़ी सारे कोटास के इशू रहे हैं कि कोटा ट्रैफिकिंग हुई है, या जो सही जिस कोटा को कंपनी ने अप्लाई किया था उस कोटा पे एम्प्लॉय नहीं आया है, या उसने उस जॉब को कंप्लीट नहीं किया, तो उसको उन्होंने थोड़ा रेगुलराइज करने की कोशिश की है। अब इंस्पेक्शन पहले से ज़्यादा होते हैं ये चेक करने के लिए कि आप जिस कोटे पे हैं उसी पे आप काम कर रहे हैं और उसी कंपनी में, जिससे कि ये थोड़ा फ़र्क पड़ा है कि अब
आपको पहले जितने एक्सपैट्रिएट्स नहीं दिखेंगे। पहले काफ़ी सारे एक्सपैट्रिएट्स होते थे सेम ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट फंक्शंस में, अब आपको उतने नहीं मिलेंगे। और इसके पीछे वजह ये भी है कि अब वीज़ा की फ़ीस भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। जो एक्सपैट्रिएट कोटा है, अगर वो फैमिली के साथ में आ रहा है तो फिर उसके फैमिली वीज़ा की कॉस्ट भी एडिशनल एक्सपेंसिव हो जाती है, जो डबल हो जाती है सिंपली। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपके एक्सपेंडिचर्स वैसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए कंपनी को रेजिडेंस देना पड़ता है, उन्हें आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी फैमिली की भी देखनी है, अगर किड्स हैं तो उनकी एजुकेशन भी है। तो कंपनीज जनरली बैचलर अपॉइंट करना पसंद करती हैं और सीनियर प्रोफाइल पे ही सीनियर्स जो है फैमिली के साथ में आपको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें आपको फैमिली प्रोफाइल दिया जाता है कि हाँ, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो जो मेजर चैलेंजेस थे कोटा से रिलेटेड वो ये थे कि बीच में कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई थी, और जो 16-17 जिसकी वजह से चेंजेस हुए हैं वो ये था कि जो मैक्सिमम कई सारे एक्सपेक्टेड ऐसे आए हैं डिफरेंट कोटास पे, जिनमें कि उनको डिटरमाइंड क्वालिफिकेशन नहीं थी या एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि उसने एक नेटिव पर्सन की जॉब को लिया है, जो कि उसकी जगह फिर वो काम कर सकता था, क्योंकि अगर उसको वो क्वालिफिकेशन नहीं थी तो। और कईयों ने इस चीज़ में ये भी माना है कि इसकी वजह से जो है वो जो एक्सपेक्टेड है इमिग्रेंट्स जो जॉब के लिए आए हैं उनका काफ़ी सारा इन्फ्लक्स रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो जिसे मैं कोटा ट्रैफिकिंग कह रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट रूल लेके आई डिफरेंट कि आप किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे कितने एक्सपेक्टेड रख सकते हो। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नेटिव पर्सन होने चाहिए, उनका जो फ्यूचर कैरियर पाथ है वो पूरा डेवलप्ड होना चाहिए। जो एक एक्सपैट्रिएट आ रहा है वो कितने समय तक रहेगा, क्या क्या ट्रेनिंग प्लान है उसके रहेंगे, और फिर वो कब वहाँ से मूव आउट होगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट फेज़ रहा है 16 के बाद से अभी तक का। 16 से पहले काफ़ी इजी था, बहुत सारे लोग आते थे, उसके बाद फ़ीस भी बढ़ी और कंट्रोल भी बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ आज की जानकारी से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे एक कंपनी आपके लिए कोटा लेती है, उसके लिए इतना आसान नहीं है, और इसीलिए उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो भी एक्सपैट्रिएट आए वो एक अच्छे एक्सपीरियंस और एक अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, ताकि वो फर्दर डाउन द लेन बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करे। थैंक यू मित्रों, नमस्कार। सो आई गेस अब हमारे इन वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी नाइजीरिया के बारे में, नाइजीरिया के जॉब्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन भी आपकी अच्छी होगी, और हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं से पढ़ाई कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग हियर, हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, सो वी नो इट बेटर। सो बस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज कभी कभार होता है ना, किसी का एक शेयर, कोई एक वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।